नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। लॉ बेसिक्स के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर अंक पर हम एक स्पेशल टॉपिक लेकर आते हैं आपके लिए, और ये टॉपिक ऐसा होता है जो एक आम जनता की जानकारी के लिए होता है और इससे निश्चित रूप से आपकी जानकारी बढ़ती आ रही है। तो आज के अंक में मैं आपका स्वागत करता हूं, उमेश सिंह चौहान। नमस्कार। और मेरे साथ हैं आपके प्रिय मित्र अभिषेक टावरी। नमस्कार दोस्तों। तो आज के टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आज हमने एक अलग सा लिया है, क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों। टॉपिक जाहिर सी बात है कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबकी जानकारी बढ़ाए। तो हमारा देश जो है वो परंपराओं का देश है। इसमें बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, सभी सामंजस्य से मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे सबके बीच में एक बिंदु होता है मैरिज, शादी, विवाह, जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज से की जाती है। और हमारे पास कानून में भी इसको लेकर के कुछ प्रोविजंस हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे व्यूअर्स और जो लिसनर्स हैं उनके मन में हो सकता है इनको लेकर कुछ सवाल हो, उन्हीं सवालों को आज हम लेकर आए हैं। एक कॉमन सा सवाल है कि हमने भी प्राय ये महसूस किया है कि कुछ लोग कोर्ट मैरिज और मैरिज का रजिस्ट्रेशन, इन दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं। तो हमें लगा कि इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और इस चर्चा को ही पूरा करने के लिए आज हम लोग आपके साथ हैं। तो अभिषेक से पूछते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है या एक चीज़ है? क्यों अभिषेक? दोस्तों, उम्मीद ने जो बताया उसके अंदर एक बात और ऐड करना चाहता हूँ मैं। कोर्ट मैरिज, मैरिज का रजिस्ट्रेशन या ट्रेडिशनल मैरिज, क्या ये तीनों एक ही चीज़ हैं या ये तीनों अलग अलग हैं? कुछ इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जो तीनों बातें हैं ये विवाह से संबंधित बातें हैं। तो इनका जो लास्ट इफेक्ट है वो तो सेम ही है, विवाह होना, यही। पर ये तीनों एज पर लॉ कुछ इनमें डिफरेंस है, उसके बारे में आज अपन इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ट्रेडिशनल जो मैरिज होती है, मैरिज सेरेमनी होती है, उसमें आप लोग भी गए हैं, उन्हें आपने एंजॉय भी किया है, हम लोग भी गए, ऐसी बात नहीं है। तो पहले तो यही जान लेते हैं कि मैरिज का पंजीकरण क्या है और उसके बाद में दूसरी बात करेंगे। दोस्तों, जो तीन बातें आपको मैंने बताई, एक तो ट्रेडिशनल मैरिज जो परंपरागत शादियां कहते हैं अपन, दूसरी मैरिज का रजिस्ट्रेशन और तीसरी कोर्ट मैरिज। इन तीनों में से जो उमेद अभी बात कर रहा है ट्रेडिशनल मैरिजेस की, परंपरागत शादियों की, वो क्या होता है, अपने हर धर्म के लोगों के लिए यहाँ पे अलग अलग लॉ बने हुए हैं। जैसे हिंदू के लिए हिंदू लॉ बना हुआ है, मोहम्मडन्स के लिए मोहम्मडन लॉ बना हुआ है। तो ये सारे के सारे जो लॉ हैं, ये परंपरागत शादियाँ जो हैं ये अपने इन जो पर्सनल लॉ है इनसे गवर्न होती हैं। पर्सनल लॉ का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो हिंदू है उनके ऊपर हिंदू लॉ लागू होगा, जो मोहम्मडन है उनके ऊपर मोहम्मडन लॉ लागू होगा। तो अपनी जो शादियां होती है, जैसे अपन कहते हैं 7 फेरे लेकर के शादी करना, सप्तपदी भी बोलते हैं जिसे, वो एक ट्रेडिशनल मैरिज है। वैसे ही मोहम्मडन्स के अंदर होता है, निकाह के लिए कहते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, इस हिसाब से। तो ये हुआ मोहम्मडन लॉ के तहत, उस पर्सनल लॉ के तहत शादियाँ। तो ये अपने आप में एक वैध अस्तित्व रखती हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं हो, ये अपने आप में एक अस्तित्व रखती हैं और इनका लीगल महत्व भी है। तो ऐसी जो मैरिजेज हैं उनको अपन ट्रेडिशनल मैरिजेस कहते हैं। जबकि कोर्ट मैरिज क्या होती है दोस्तों, वो इससे डिफर है। डिफर क्या है उसके अंदर कि पर्सनल मैरिज गवर्न करती है सिर्फ एक धर्म के लोगों को। जैसे अगर 2 हिंदू हैं वो विवाह करना चाहेंगे तो वो हिंदू लॉ के तहत अपनी शादी को संपन्न कर सकते हैं। 2 मोहम्मडन व्यक्ति अगर शादी करना चाहते हैं तो वो अपने पर्सनल लॉ मोहम्मडन लॉ से गवर्न हो सकते हैं। पर अगर स्थिति ये हो कि 2 अलग अलग धर्म के व्यक्ति हों और वो शादी करना चाहें, आज ये कॉमन सी बात है, आजकल इसमें कोई ज़्यादा जद्दोजहद वाली स्थिति नहीं है। ऐसी स्थितियां बनती रहती है कि 2 अलग धर्म के कोई भी हो सकते हैं, वो सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, मोहम्मडन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 2 अलग धर्म के लोग अगर शादी करना चाहेंगे तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है? तो उसके लिए बना हुआ है दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि 2 अलग अलग धर्म के व्यक्ति जो हैं वो अपनी शादी करवा सकें। ये ज़रूरी नहीं है 2 अलग अलग धर्म के, कोई भी 2 व्यक्ति जा सकते हैं उसमें, सेम धर्म के भी जा सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट सबको गवर्न करता है। तो कोई भी 2 व्यक्ति जो चाहे समान धर्म के हों चाहे अलग अलग धर्म के हों, दोनों वहाँ पे जा करके अपनी कोर्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, कोर्ट के लिए मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे अपन कोर्ट मैरिज कहते हैं। अच्छा, ये जो हमने देखा अभी, एक तो ट्रेडिशनल मैरिज के बारे में चर्चा की, सभी लोग जानते हैं, जो भी हमारा रीति रिवाज है उसके हिसाब से वो संपन्न होता है और उसी का पंजीयन करवाया जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब
कोर्ट मैरिज पर बात कर रहे थे, उस पर एक कानून का नाम बताया, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये किस एरिया में लागू होता है, ये हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे। दोस्तों ये पूरे भारतवर्ष में लागू होता है ये जो कानून है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कोई जाति धर्म संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई भी दो व्यक्ति जो अलग धर्म से हों, जो समान धर्म से हों, जो चाहते हों कि हम पारंपरिक तरीके से अपना विवाह नहीं करना चाहते, हम बहुत सादगी से अपना विवाह करना चाहते हैं, वो कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज के लिए इस स्पेशल एक्ट के तहत अप्लाई कर सकते हैं और कोर्ट अपना जो प्रोसीजर उसको फॉलो कर करके उनका मैरिज जो है उसको कंप्लीट करवा सकती है। चलो बात आई प्रोसीजर की, इसका एक छोटा सा जो भी प्रोसीजर है वो हमारे व्यूवर्स को बताया जाए कि क्या ऐसा तरीका है कि वो इसको मान लीजिए किसी हमारे व्यूअर के मन में आए या ऐसा मन में कोई सवाल हो कि उन्होंने कैसे किया, तो मेरे को लगता है कि बताना चाहिए कि किस बिल्कुल अपन चर्चा कर रहे हैं तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो मैरिज के रजिस्ट्रेशन का, मैरिज कंक्लूड करवाने का जो प्रोसीजर है उसके अंदर क्या है कि जो दो व्यक्ति शादी करना चाहते हैं वो लास्ट 30 डेज में उनमें से कोई भी एक पक्ष का जिस भी जिले में रहता है उस जिले के मैरिज ऑफिसर के पास में, मूल रूप से ज़्यादातर जगहों पे मैरिज ऑफिसर जो है वो कलेक्टर को ही बनाया गया है, पर अदरवाइज भी अलग अलग स्टेट के अंदर मैरिज ऑफिसर का एक पद भी है जो डेजिग्नेटेड है। उस मैरिज ऑफिसर के सामने जाकर के अप्लाई करेंगे कि साहब ये व्यक्ति है और एक मैं हूँ, हम दोनों अपना विवाह करवाना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में उनका जो नोटिस है, जो उन्होंने नोटिस दिया कि साहब हम दोनों शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, उनका नोटिस वो कलेक्टर या वो मैरिज ऑफिसर जो है वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पे चस्पा करेगा, चिपकाएगा, जो 30 डेज के लिए टाइम होगा उसका। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो अप्लाई करता है वो 30 डेज या उससे अधिक अवधि से यहाँ पे रह रहा है पर परमानेंटली वो उस जगह का निवासी नहीं है, तो जिस जगह का वो परमानेंट निवासी है एक उस नोटिस की कॉपी उस जिले में भी वो मैरिज ऑफिसर भिजवाएगा चिपकाने के लिए, जो 30 डेज के लिए चिपकाई जाएगी दोनों जगह पर। तो फर्स्ट आपको आवेदन करना है मैरिज ऑफिसर के सामने, उसके बाद में वो उस आपके आवेदन की एक प्रति सार्वजनिक स्थान पे चिपकाएगा 30 डेज के लिए। 30 डेज़ का टाइम इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए उम्मीद, क्योंकि 30 डेज़ इसलिए दिया जाता है कि अगर किसी को भी इन दोनों के विवाह से कोई आपत्ति हो तो आप कोर्ट में आकर के आप मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने आकर के आपत्ति कर सकते हैं। वो टाइम 30 डेज़ का इसलिए निर्धारित है। 30 डेज़ के अंदर कोई भी जिसको आपत्ति है वो आपत्ति करेगा, उस आपत्ति का वो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो उसका निस्तारण करेगा। वो निस्तारण दोनों तरीके से हो सकता है दोस्तों, या तो ये हो सकता है कि उस आपत्ति को निरस्त कर दे, या फिर ये हो सकता है कि उस आपत्ति को स्वीकार कर ले। अगर आपत्ति को निरस्त कर देता है तो वो उन दोनों व्यक्तियों की शादी जो है उनको संपन्न करवा देगा, और अगर वो उस आपत्ति को स्वीकार करता है तो स्वीकार करने की स्थिति में वो आपका मैरिज करने से इनकार कर देगा। जिस इनकारी के खिलाफ अगर आपको लगता है कि इनकारी गलत की गई है तो आप उस जिले के सिविल कोर्ट के अंदर, जो सिविल जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट है, उसमें जाके 30 डेज में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे कह सकते हैं कि ये इन्होंने जो फैसला किया है ये सही नहीं है या गलत है या इस कारण से गलत है। कोर्ट सुन करके उसके ऊपर अपना फाइनल वर्डिक्ट दे देगा, जो कि फाइनल होगा। वो वापस कह सकता है कि आप इस मैरिज को रजिस्टर करें, या फिर वो भी कह सकता है कि नहीं, जो आपत्तियाँ मानी गई थी वो सही मानी गई थी। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है जो इस एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। तो व्यूअर्स देखा आपने कि मैरिज जो ट्रेडिशनल है वो और ये कोर्ट मैरिज जो है वो, इन दोनों में फ़र्क है। कोर्ट मैरिज जो है, हम लोग कोर्ट मैरिज का ऐसे एक मान लेते हैं कि मैरिज का पंजीयन और कोर्ट मैरिज सेम बात है, जबकि सेम बात नहीं है, दो अलग अलग बातें हैं। इन दोनों का फॉलो अलग अलग है। उम्मीद इसमें एक बात बताना चाहूँ मैं, ये जो बात कही है उम्मीद ने, इनिशियली अपन 3 बात लेके चले थे दोस्तों। एक तो था ट्रेडिशनल मैरिज, एक था मैरिज का रजिस्ट्रेशन और एक था कोर्ट मैरिज। तो जो ट्रेडिशनल मैरिज होती है उसको अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसे मैरिज का रजिस्ट्रेशन कहते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ रेफर करता है कि एक मैरिज जो हो चुकी है उसको सिर्फ रजिस्टर्ड करना, ये तो है मैरिज का रजिस्ट्रेशन। और कोर्ट मैरिज के अंदर बाकायदा मैरिज ही करवाई जाती है, वहाँ पहले से मैरिज शादी हुई नहीं है, बाकायदा कोर्ट में ही मैरिज करवाई जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ट्रेडिशनल मैरिज है उसको रजिस्ट्रेशन करना है तो वो हुआ मैरिज का रजिस्ट्रेशन, और अगर आपको कोर्ट में जाकर के ही विवाह करना है तो वो हुआ कोर्ट मैरिज। तो शब्दों में ही मतलब छुपा हुआ है। एक तो है कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन यानी मैरिज तो ऑलरेडी हो चुकी है, और एक है कोर्ट में जाके मैरिज करना। तो दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अर्थ अभिषेक ने आपको बताया। अच्छा, इस विवाह में जो जैसा कि बताया कि कोर्ट मैरिज होती है, कल को इनके बीच में कोई समस्या हो,
कोई जो पक्षकारों के बीच में अनबन हो जाए, कोई बातें हो या कुछ भी हो उनके बच्चों को लेकर के, तो उनकी क्या पोजीशन रहेगी? दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है उम्मीद ने। एक तो मैरिज हुई जो अपन ने अपने पर्सनल लॉ के तहत की, हिंदू लॉ के तहत की, मोमडन लॉ के तहत की। एक ये मैरिज हुई जो आपने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की। तो जहाँ पे आप ट्रेडिशनल मैरिज करते हैं वहाँ पे आपके ऊपर जो कानून लागू होगा वो आपका पर्सनल लॉ लागू होएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हिंदू हैं तो आपको अगर डिवोर्स की कोई कार्रवाई करनी है तो हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है। अगर आपको कोई सक्सेशन की बात करनी है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट बना हुआ है। अगर आपको कोई गार्जियनशिप की बात करनी है तो हिंदू गार्जियनशिप एक्ट बना हुआ है। ऐसे ही मोहम्मडन्स के अंदर भी तलाक का प्रोसीजर मोहम्मडन लॉ में मैंशनड है। पर अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हुई है तो इस एक्ट इटसेल्फ के अंदर प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर आपके विवाह संबंधी कोई विवाद है तो उस स्थिति में आप डिवोर्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, किन किन आधारों पे अप्लाई करेंगे, ये बात उसमें दी हुई है। अगर डिवोर्स के दौरान अगर किसी को मेंटेनेंस चाहिए तो मेंटेनेंस के लिए कैसे अप्लाई करेगा वो भी इसी में मेंशनड है। अगर बच्चों की कस्टडी का सवाल है तो वो भी इस एक्ट के अंदर मेंशनड है। और इससे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों जो है इस एक्ट की वो ये है कि इस शादी से जो भी बच्चे उत्पन्न होते हैं उनकी उत्तराधिकार में कैसे संपत्ति डेविएट होगी, इसके बारे में भी इस एक्ट के अंदर प्रोविज़न किया हुआ है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति का विवाह हुआ है तो उसके जो बच्चे हैं उनके ऊपर उनका पर्सनल लॉ लागू नहीं हो करके और इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है जो आप गौर कीजिएगा। एक पर्सनल लॉ है उसके अंदर सक्सेशन बताया हुआ है और एक इंडियन सक्सेशन एक्ट बना हुआ है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अगर आपका शादी का पंजीयन हुआ है, शादी आपने की है, तो ऐसी स्थिति में जो सक्सेशन एक्ट है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होगा। कई बार ऐसा लगता है कि दो में से एक बात याद कर ली जाए तो दूसरी को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर समझने में दिक्कत हो तो ये समझ लीजिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर शादी हुई है तो स्पेशल लॉ लागू हो रहा है, यानी कि जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है वो लागू होगा। और इसके अलावा अगर ट्रेडिशनल मैरिज हुई है, दो हिंदुओं के बीच हुई है, तो दो मोहम्मडन्स के बीच में है, तो उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से उनका उत्तराधिकार तय होगा। यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। तो सरल बात यह है कि इन दोनों में से जो आपको अच्छे लगे वो एक याद कर लीजिए, दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो दोस्तों सार की अगर बात करें अपन तो सार की बात यह है कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप कोर्ट में जाकर के ही मैरिज करना चाहते हैं तो कोर्ट में आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में जो प्रोसीजर मैंने बताया उस अकॉर्डिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद में आपका मैरिज करवा दी जाएगी और उस मैरिज का एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अच्छा, विषय की स्पेशल मैरिज एक्ट में जब मैरिज हो चुकी है तो क्या कोई सेरेमनी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या करना जरूरी है? कानून में इसकी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों। ये सेरेमनी इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है। कोर्ट इटसेल्फ ही जो कार्रवाई कर रहा है वो सेरेमनी के इक्विवेलेंट ही है और कोर्ट जो लास्ट में सर्टिफिकेट इशू कर रहा है वो एक वैलिड सर्टिफिकेट है आपकी मैरिज होने का। तो इसलिए इसके लिए और कोई सेरेमनी की आवश्यकता नहीं है। ये आपके ऊपर है कि अगर आप सेरेमनी करना चाहें मैरिज के बाद में तो कोई कहीं पे भी कभी भी कर सकता है। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ट्रीट तो देनी पड़ेगी ना। हाँ, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आपकी मैरिज हो चुकी है, आप सेरेमनी बाद में चाहे तो कर सकते हैं, पर रिक्वायरमेंट नहीं है, कानून की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रश्न इसलिए जरूरी था क्योंकि ट्रेडिशनल मैरिज में बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं। हिंदू लॉ में एक सप्तपदी जैसे कि बताया वो बहुत जरूरी है, उसके बिना मैरिज को नहीं माना जाता है। मोहम्मडन लॉ में भी सेरेमनी है, उसको भी किया जाना जरूरी है। अगर वो न किया जाए तो मैरिज को माना नहीं जाता है। तो इसमें सेरेमनी के तौर पे वैसे कुछ नहीं है। इसीलिए उम्मीद मैंने शुरू में कहा सादगी से अगर कोई विवाह करना चाहता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कर सकता है। इसका मोटो यही था मेरा कहने का कि जब अपन ट्रेडिशनल मैरिज की बात करते हैं दोस्तों तो अपन सब समझ सकते हैं कि अपन कितना व्यय करते हैं अपनी शादियों के ऊपर। तो अगर किसी को ऐसा व्यय नहीं करना हो और जो सादगीपूर्ण तरीके से चाहता हो, भीड़ भाड़ नहीं चाहता हो, सिर्फ दो जने जाकर के चाहते हो कि हम शादी कर लें, तो कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी लीगल रिक्वायरमेंट जो है बहुत सिंपल सी है। लास्ट के अंदर जब आपका ऑब्जेक्शंस, मैंने बताया था ऑब्जेक्शंस आते हैं, ऑब्जेक्शन को डिसाइड करता है। उसके बाद में अगर जो मैरिज रजिस्टर ऑफिसर है ये मान लेता है कि आपकी शादी जो है वो करवाई जा सकती है, तो उस स्थिति में वो आप दोनों का प्लस 3 विटनेसेस का एक डिक्लेरेशन मांगेगा। वो डिक्लेरेशन आप दे देंगे, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। बहुत ही नॉमिनल सी रिक्वायरमेंट्स है। तो मुझे लगता है अभिषेक ये जो जानकारी है ये हमारे उन व्यूवर्स के लिए ज़्यादा उपयोगी जो ऐसा सोच रहे हैं कि हमें मैरिज करनी चाहिए। जिनकी हो चुकी है वो एक अलग बात है, उनकी पोजीशन है, उनको फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं है। किसी को सलाह मशवरा दे पाएंगे ऐसे व्यूवर्स हमारे, क्यों? एकदम सही बात है। और दूसरी बात ये भी है जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी कानून जो है ये बना हुआ है कि आपकी जो शादी हुई है आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन दोस्तों आज बहुत जगह रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है, अगर आपको कहीं पे और अप्लाई करना है, तो आपके इस स्टेटस को बताने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो आज के बिंदु को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, उस कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी। और आज के अंक से अब विदा ली जाए।
बिल्कुल दोस्तों, तो इजाज़त लेना चाहेंगे हम दोनों। मैं उमेश सिंह चौहान, नमस्कार। मैं एडवोकेट अभिषेक टावरी, नमस्कार।